नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रामदर्श मिश्र जी द्वारा रचित कहानी खाली घर। लगभग साल भर बाद मैं घर जा रहा हूँ। एक अज्ञात भय की कपकपी मेरे मन को छू छू जाती है। कैसा दिखेगा घर, कैसे दिखेंगे कमरे? शाम होने को है। मैं गांव के पास पहुंच गया। गांव के पश्चिम की यह कच्ची सड़क है, मुझे बहुत प्यारी है ये। बचपन में इस सड़क की ठंडी धूल में पैर धंसाकर हम खेलते थे और इस कोने वाले आम के पेड़ के नीचे खड़े हम बाहर गए हुए अपने पिताजी का इंतजार करते थे। तीरथ नहाकर लौटने वाली माता की राह गोरते थे। ये मिठाइयाँ लाते थे हमारे लिए। जब इस सड़क पर आता हूँ तो बचपन की कच्ची धूल सारे तन से लिपट जाती है। जी होता है एक बार सड़क पर लौटूं, मगर इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। लगता है हमारे पद चिन्हों को रोनते हुए हजारों पांव गुजर गए हों। बीनू, धीरे से पुकारा मैंने। हाँ, बीनू ही तो है, उसी आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर पश्चिम की ओर देख रहा है। बीनू, मैंने पास आकर उसके कंधे पर धीरे से हाथ रख दिया। उसने मेरी ओर एक बार शून्य आंखों से देखा, मानो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं बाएं फैलाए खड़ा था, स्तब्ध देखता रहा और फिर मेरी बाहों में आ टूटा। चाचा, मैंने उसे छाती में भींच लिया। चाचा, चाचा तुम उधर से? और उसने उंगली उठाकर पश्चिम दिशा की ओर संकेत किया। चाचा तुम उधर से आ रहे हो? हाँ बेटे, उधर से ही आ रहा हूँ। तो तुमने मेरी अम्मा को आते नहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। मेरी आंखें भर आई। अम्मा क्यों नहीं आती चाचा? मैं तो रोज रोज उसको अगोरता हूँ। बाबूजी कहते हैं कि अम्मा गंगा नहाने गई है। तुमने तो नहीं देखा चाचा? बहुत से लोग उसे कंधे पर उठाकर गंगा जी पहुंचाने गए थे। बाबूजी उसे गंगा जी पहुंचाकर लौट आए थे। कहते थे अम्मा बाद में आएगी। कब आएगी चाचा? मैं तो कितने दिन से यहाँ आकर उसे बुलाता हूँ। मेरे भीतर एक हुंक सी उठ रही थी। लगता था जैसे अब जोर से रो पड़ूंगा। विनोद मेरे छल छलाते आंसुओं को नहीं देख पा रहा था। वह कहे जा रहा था, अम्मा के बिना अच्छा नहीं लगता चाचा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अम्मा कितना नहा रही है चाचा, उसे मेरा मुंह नहीं लगता अब। चाचा, चाचा चंपा कहती है कि अम्मा मर गई, अब कब नहीं आई, कभी नहीं आएगी। वह गंगा जी में डूबकर भगवान के यहाँ चली गई। मरना क्या होता है चाचा? बाबूजी इतने बड़े होकर झूठ बोलेंगे? चंपा बड़ी झूठी है, झूठी झूठ बोलती है ना चाचा? हाँ बेटा, कहकर मैं फफक कर रो पड़ा। तुम भी रोते हो चाचा? अरे जब अम्मा जी गंगा नहाने जा रही थी तो सभी रो रहे थे, बाबूजी भी रो रहे थे, गांव के लोग रो रहे थे और तुम भी रोते हो। गंगा जी नहाने जाना कोई खराब बात है क्या चाचा? नहीं बेटा। तो लोग क्यों रो रहे थे? तुम क्यों रो रहे हो? बेटा तुम्हें इतने दिनों पर देखा है ना तो मुंह से रुलाई आ गई। मेरी माँ कब आएगी चाचा? सभी झूठ बोलते हैं, तुम भी झूठ बोलते हो, पर तुम झूठ नहीं बोलोगे ना चाचा? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, बार बार भीतर से हूल सी मार रही है। मैंने बीनू को ध्यान फेरने की गरज से कहा, वो देखो चंपा आ रही है तुम्हें खोजती हुई। चंपा इधर को ही आ रही थी। शायद वह जानती थी कि रोज की तरह विनोद यहीं खड़ा होगा। चंपा 12 साल की गोरी गोरी लड़की, रबड़ सी मुलायम देह, आंखों में स्वच्छ हंसती तैरती हुई, भरा भरा चेहरा। किंतु आज लग रहा था कि उसके पूरे शरीर को कोलों में पैर कर निचोड़ लिया गया हो। आंखों में सर्द स्याही फैली हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई जैसे शमशान में चिता की लौ जल उठी हो, फिर हंसने लगी। चाचा, ये चंपा क्यों रोती है? यही कहती है अम्मा मर गई, कभी नहीं आएगी, इसलिए रोती है क्या? अम्मा नहीं आएगी चाचा? आएगी मेरे बेटे, आएगी, जरूर आएगी। घर में घुसा तो बीनू को नीचे उतार दिया। वह धीरे धीरे भाभी के कमरे की ओर बढ़ गया। मैं भी अनजाने खींचा चला गया। कमरे में झांका तो कलेजा सनसना उठा। उनका बक्स अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उनकी तस्वीर तिरछी होकर लटकी थी। उनका आईना बीच में फूट गया था। बीनू के जूते मुझे यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। कमरे में झांका तो जी धक से रह गया। एक विराट सूनापन जैसे झाए झाए कर उठा हो। इस बार नौकरी पर जा रहा था तो भाभी मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों के भीतर एक अगाध व्यथा झांक रही थी। जल्दी जल्दी आया करो बाबू, जाते हो तो आने का नाम ही नहीं लेते। भाभी का भीगा हुआ स्वर गीले कपड़े की तरह मेरे अंग अंग पर बिछ गया था। बहुत दूर चला गया हूं ना भाभी, दूसरे प्रेस की नौकरी, जल्दी नहीं आना हो पाता। और हाँ, आज के जमाने में 1-2 साल का समय भी कम होता है भाभी।
तुम्हें नहीं होता है, लेकिन देहात के घर में तो साल 2 साल का पूरा एक जुग होता है। बाबू, शहर जाकर निर्मोही हो गए हो ना? यहाँ तो बहुत मन उदासता है। मन क्यों उदासता है भाभी? भैया है, चंपा है, विनोद है और तुम्हारी रंगीनी, इतने तो साथी हैं। छोड़ो बाबू, तुम्हारे भैया को गृहस्थी और परोपकार के काम से फुर्सत ही कहाँ। चंपा पढ़ने जाती है, हाँ बीनू है जो अकेले इस सारे सन्नाटे को काटने में लग जा रहता है। मेरी देवरी रानी आ जाती तो। अरे छोड़ो ना भाभी, अभी क्या जल्दी है, भला जितनी देर से आए उतना अच्छा। यह मीठी भला है लला, इसे कौन नहीं चाहता, और जल्दी ही की बात कहो। जिंदगी का क्या भरोसा, कौन जाने इस बार मुझे देखकर जा रहे हो, अगली बार आऊं तो ना पाओ। भाभी, मैं जोर से तड़पा। यह तो दृष्टांत की बात कह रही हूँ बाबू, घबराने की बात नहीं। मुझे क्या पता कि यह दृष्टांत भाभी पर ही चरितार्थ होगा। साल भर बाद लग रहा है कि भाभी उसी दरवाजे पर होठों पर हंसी और आंखों में अगाध व्यथा लेकर मुझे विदा दे रही है। मुझे लग रहा है कि कमरे के एक कोने में बैठी संदूक से पैसे निकाल रही है, कभी खाट पर लेटी बीनू को कहानियां सुना रही है। मेरे पैर अपने आप अंदर बढ़ गए, जैसे एक भयंकर खालीपन चीत्कार कर उठा। डरकर मैं पीछे लौट आया। शाम गहरा रही थी। मुझे लगा कि भाभी रसोई घर में चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही है और धीरे धीरे कोई ब्याह का गीत गुनगुना रही है। चूल्हा उदास पड़ा था, धुएं में धुमटा हुआ। 2-4 सुलगी हुई लकड़ियां बिखरी थी। शायद चंपा ने शाम के लिए रोटियां सेकी थी। चाचा, मेरी अम्मा यहीं बैठाकर मुझे रोटियां खिलाती थी। कभी रोता था तो गोदी में बैठाकर रोटियां सेकती थी, और जब मैं बहुत तंग करने लगता तो गोदी से उठाकर फेंक देती, और जब मैं उस कोने में बैठकर आहकने लगता तो रोती हुई आती थी, छाती से लगा लेती थी। अब मैं इसी कोने में बैठा रहता हूँ, कोई नहीं लेने आता। मैं तो अब रोता भी नहीं। और स्मृतियां, और स्मृतियां, स्मृतियां ही स्मृतियां। भाभी तुलसी के चौरे पर दीप जलाकर विनय की मुद्रा में झुकी हुई है, चूल्हे के पास बैठी हुई है, और चूल्हे की आंच से तपे हुए गोरे मुखमंडल पर पसीने की बूंदें छा गई। गरम गरम रोटियों की उष्मा पूरे घर में महक रही है। उसारे में बैठा था विनोद, और चंपा के साथ भैया आए, शायद कोई पंचायत करके। एक ढेबरी जल रही थी। भाई साहब आकर धीरे से खाट पर बैठ गए। ढेबरी के मंद प्रकाश में देखा, घुटा हुआ सिर, चेहरे की रेखाएं जैसे एकदम कठोर, स्तब्ध आंखें जिनमें आंसू उठकर सूख गए हों। कब आए? कुछ देर बाद टूटी आवाज में पूछा उन्होंने। घंटा भर पहले। लगता था कि भाई साहब किसी शून्य लोक में खो गए। बाबूजी, चलिए खाना खा लीजिए। चाचा जी आप भी, चंपा बोली। भाई साहब यंत्र की तरह उठ खड़े हुए। चलो चलो। विनोद को उन्होंने गोद में उठा लिया। चंपा कुछ बना लेती है, यही एक सहारा है। भाई साहब निर्विवेक भाव से बोले। खाओ बेटा बीनू, खाते क्यों नहीं? मैंने विनोद को उकसाया। मुझे अच्छा नहीं लगता चंपा का बनाया हुआ खाना। मेरी माँ को बुला दो, मुझे कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। चंपा को तो कुछ भी नहीं आता है। तुम लोगों ने मेरी अम्मा को घर से निकाल दिया, कोई बुलाता ही नहीं उसे। मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। भाई साहब ने बड़ी कठोर मुद्रा में एक बार मेरी और एक बार विनोद की ओर देखा। कहना मुश्किल था कि उस मुद्रा में कठोरता अधिक थी या बेबसी। विनोद सहम गया। खाना खाकर हम लोग चारपाई पर बैठे। फिर उसी जड़ता ने भैया को दबोच रखा। मुझे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वे स्वयं ही बोले। निमोनिया हो गया था। देहात में जितनी कोशिश हो सकती थी की, नहीं बच सकी। फिर वही कठोर चुप्पी भाई साहब ने साध ली। ढेबरी प्रकाश में मैंने उसके दूसरे मुख की स्तब्धता, जड़ता को धीरे धीरे कांपते हुए देखा। फिर जैसे सारा चेहरा पिघल गया और टप टप आंसू चूने लगे। फिर जैसे सारे आंसू एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने आंसुओं को पहुंचा नहीं। चंपा और विनोद सो गए थे। भाई साहब ने इतनी देर बाद पूछा, कैसे रहे तुम? ठीक। जैसे भाई साहब की जड़ता संक्रामक होकर मुझे भी लपेटने लगी थी। तुम नहीं आ सके, बड़ी पीड़ा से मरी है। लक्ष्मी घर सुना कर गई। कुछ सोच ही नहीं पाता इस बीनू का क्या करूं। घर में दूसरी कोई औरत होती तो शायद संभल लेती। मैं अकेले क्या क्या करूं। घर गृहस्थी, अंचायत पंचायत, 100 लफड़े। बीनू जैसे एक बड़े तपते हुए सुनसान में कोई चिड़िया का बच्चा आ फंसा हो। इस असहाय को मैं कैसे समझाऊं। सुधीर, तुम्हारी भाभी विनोद की व्यथा समझती थी। उसकी आंखों में एक गहरी काली रात थरथरा रही थी। वह इसलिए मर मर कर मरी है। कितने दिन की छुट्टी है तुम्हारी? 7 दिन की। 4 दिन तो आने जाने में बीत जाते हैं। विनोद सोने से मैं जोर जोर से रोने लगा। नहीं 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 सोऊंगा। भाई साहब ने मेरी ओर देखा, बोले, देखो ऐसे ही रोता है। रात में 3-4 बार रोता है, सो नहीं पाता हूँ। विनोद रोए जा रहा था। मैंने ठीक ठाक कर उसे सुला दिया। हम लोग सो गए।
2 घंटे बाद बीनू फिर उसी तरह चीखने लगा। नहीं, भाई साहब ने उसे थपकी देकर सुला दिया। फिर घंटा बाद फिर चीखने लगा। इस बार भाई साहब खींच उठे। उन्होंने उसके गाल पर 2 थप्पड़ रसीद किए और खाट के नीचे ढकेल दिया। जा पाजी कहेगा, बोल फिर नहीं रोएगा, फिर रोएगा। विनोद भैंसे कांपने लगा, रोते रोते कह रहा था, नहीं नहीं अब नहीं रोऊंगा, अब नहीं। मैंने विनोद को अपने पास सुला लिया। कुछ देर बाद फिर रोने लगा, किंतु गनीमत थी कि भाई साहब पहर रात रहते ही बैलों को सानी पानी देने के लिए उठ गए थे। सुबह होते ही बीनू भाभी के कमरे की ओर दौड़ा। अम्मा, अम्मा तुम आ गई। इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, फिर उदास होकर आंगन के एक कोने में बैठ गया। आंखों में से आंसू झर रहे थे। मैं उसे इस हालत में देखकर सहम गया। जहां का तहां खड़ा रहा। छत पर शरद की धूप उतर आई थी। एक गोरैया अपने बच्चे को चुग्गा खिला रही थी। चल भैया हाथ मुंह धो ले, दूध पी ले। चंपा पास आकर बोली, मैं नहीं हाथ मुंह धोऊंगा, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, मैं अम्मा के पास जाऊंगा, पहुंचा दो मुझे। मैं बीनू को गोद लेने के लिए लपका। वह छटपटाकर अलग हो गया। वह उसी जिद के साथ कहता रहा, मैं अम्मा के पास जाऊंगा, वह आती है भाग जाती है, अब मैं उसी के पास जाऊंगा, देखो कैसे भागती है। अम्मा कहाँ आती है बेटा? यहीं आती है, रोज रात को आती है सफेद साड़ी पहने। जब मैं उसे पकड़ने जाता हूँ तो भाग जाती है। अब मुझी को उसके पास ले चलो ना। बेटा वे बहुत दूर गई है, तुम वहाँ नहीं जा पाओगे, थक जाओगे। बच्चे हो ना, वे खुद एक दिन आ जाएंगी। आती तो रोज रात को है मगर भाग जाती है। तुम रात को रोते हो इसलिए भाग जाती है। मैं रोता नहीं चाचा, रोना अपने आप जा जाता है, मैं क्या करूं? क्यों रोना आ जाता है चाचा? मैं देखता हूँ अम्मा आई है खूब सफेद कपड़े पहने हुए, उसका मुंह भी बहुत महीन कपड़े से ढका हुआ है। मुझसे दूर बैठी हुई निहारती रहती है, पता नहीं क्यों नहीं मेरे पास आती। अब मुझे प्यार भी नहीं करती, बैठी बैठी रोती रहती है, कुछ खाने को नहीं देती। और जब मैं अम्मा अम्मा पुकारता हूँ, उसकी ओर दौड़ता हूँ तो वह आंगन से उड़ जाती है और मेरा सिर भीत से टकरा जाता है। मैं समझता हूँ कि माँ मेरी बदमाशियों से नाराज होकर मुझसे दूर भाग रही है। मैं पुकारता हूँ, अब नहीं अम्मा, अब नहीं, अब बदमाशी नहीं करूँगा। पर अम्मा सुनती ही नहीं, उड़ जाती है। मैं देखता रहता हूँ कि वह दूर दूर चमकते तारों में जाकर मिल गई। मैं रोता सा आंगन में खड़ा रहता हूँ। अब मुझे रात को बीनू के रोने का कारण समझ में आ गया। मन अद्भुत करुणा से भारी हो गया। उसे गोद में उठाया। मेरे बड़े अच्छे मुन्ने, चलो हाथ मुंह धो लो, दूध पी लो। जब अम्मा सुनेगी कि तुम अच्छे लड़के हो गए हो तो दूध लेते ही जल्दी आएगी। बीनू कुछ बोला नहीं, जैसे उसे अब हम सब की बातों पर अविश्वास हो रहा था। फिर भी एक अज्ञात आशा चमकी होगी मन में उसके, तभी वह मेरी बाहों से धीरे से खिंचाया। ऐसे नहीं, अम्मा ऐसे मुंह धोती थी, इतने बड़े मुंह हुए, मुंह भी धोना नहीं आया चाचा। और स्वयं वैसे धोने लगा जैसे अम्मा धोती थी। विनोद को लेकर घूमने निकल गया। शरद की धूप कटते हुए खेतों और भीगे हुए खलिहानों की फसलों पर फैल गई थी। पानी से भरे गड्ढों में से एक अजब सी गंध उग रही थी। मुझे लगा कि मेरा मन भी एक बड़ा सा आकाश है जिसमें उदास धूप फैली हुई है और रह रहकर एक चील टिहा रही है। अपने बचपन का एक प्रसंग याद आ गया। माँ मामा के साथ मायके जा रही थी। मैं अंधेरे में बाहों से आंखें घेर कर झरझर रो रहा था। 10 साल का हूँ, फिर भी मोह से भरकर हृदय उमड़ आ रहा था। माँ लौटकर देखती कि मेरा चेहरा सूख गया, हड्डियां निकल आई, आंखें धंस गई। माँ बैठी रो रही है। माँ, कितना दर्द भरा शब्द है ये। और यह 4 साल का विनोद जिसकी माँ हमेशा के लिए छिन गई। और आगे सोचना ही नहीं हो पाता। विनोद के लिए लौट आता हूँ। चाचा। हाँ बेटा, मेरी माँ थी ना, बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़कर चली गई। मैं चुप था। चाचा, अम्मा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, मगर इस बार क्यों अकेला छोड़ गई? मुझसे कहा भी नहीं कि गंगा नहाने जा रही हूँ, यह भी नहीं कहा कि कब आएगी। जब मैं उसके साथ जाने लगा तो कई गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया। मैं बहुत रोया, लेकिन किसी ने जाने नहीं दिया अम्मा के साथ। कितने बुरे लोग हैं जो बेटे की अम्मा के साथ नहीं जाने देते। हाँ बेटा। दोपहर को खा पीकर एक मित्र से मिलने चला गया। घर लौटा तो देखा भीनू भाभी के घर में बैठा हुआ सिसक रहा है। उसके आगे भाभी का एक फोटो है। मैं धीमे से वहां से सरक आया। रो लेने दो, हल्का हो जाएगा। कुछ देर बाद लौटा तो विनोद फोटो को छाती से चिपकाए कमरे के अस्त व्यस्त सामानों पर सो गया। मुंह पर आंसू की लकीर सूख गई। चंपा रोटी बना रही थी। मैंने कहा, बेटा चंपा, अब तू ही इसकी माँ है, बहन है, ख्याल रख इसका। चंपा भर भरा कर रो पड़ी, जैसे बहुत देर से रुका हुआ बांध टूट गया। बहुत देर तक हुचक हुचक कर रोती हुई और रोटियां सेकती रही। कुछ देर बाद बोली, बहुत सताता है, ऐसी ही बातें करते हैं कि धीरज छूट जाता है, छाती फट जाती है। मैंने आगे बढ़कर बीनू को गोद में उठा लिया। और इसकी देह तो गर्म है, तवे की तरह। चंपा जरा बिस्तर ठीक करना बेटा, इसे बुखार है।
विनोद को चारपाई पर सुला दिया। वह बुखार की बेहोशी में बर्राने लगा। अम्मा कहाँ हो? बुला लो मम्मा, मुझे बुला लो, आओ ना अम्मा। शाम को भाई साहब आए, माथा पकड़कर बैठ गए। सुधीर, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। घर में कोई औरत होती तो थोड़ा बहुत संभालती। बेचारी चंपा खुद ही बच्ची है, क्या क्या करे। मेरे प्यारे बच्चे अब भागे। भैया रोने लगे। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, भैया जो आ पड़ा है झेलना ही होगा। आप भी अपने को कुछ बाहर से समेटकर बीनू में केंद्रित कीजिए और कुछ दिन को लिए बहन को बुला लीजिए। बुलाया था भाई, लेकिन वह आने की स्थिति में नहीं है। लोग तरह तरह के इशारे भी करने लगे हैं। सुद्धू, कितने गंदे लोग हैं कि उसे मरे हुए महीना भर भी नहीं हुआ कि शादी के इशारे करने लगे। नहीं, यह नहीं होगा। मैं बीनू के लिए विमाता नहीं लाऊंगा। कुछ करूंगा कुछ, मगर यह नहीं होगा। लगा जैसे भैया किसी तेज भंवर में पड़ गए हैं। मेरे पास कुछ दवाई थी, बीनू को खिलाई। दूसरे दिन उसका बुखार उतर गया। होश आते ही पूछा, चाचा अम्मा आ गई? क्या जवाब देता। तीसरे दिन शाम को नौकरी पर लौटने लगा। भाई साहब सख्त चेहरों पर आंसुओं का तनाव लिए खड़े थे। चंपा मुंह फेर कर हबस रही थी। बीनू, बीनू कहीं खेलने निकल गया था। नहीं, उसे मत बुलाओ, खेलने दो, खेलने देना चाहिए। एक और चेहरा इस विदा के साथ जुड़ा हुआ है। वह आज नहीं, लौट रहा हूँ, किंतु एक बोझ लेकर, एक खाली घर लेकर। गांव के बाहर निकला तो देखकर स्तब्ध रह गया। बीनू उसी आम के पेड़ के नीचे पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा था। एक अनंत प्रतीक्षा में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा। दूर तक मुड़ मुड़ कर देखता रहा। बीनू उसी प्रकार खड़ा था, ठीक उसी जगह पर।